जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडुटेरिया के वॉल्यूम नंबर 1 का मैं एक सीरीज चलाया हूँ। सीरीज कहने का मतलब है कि टोटल मैथ का डिस्कशन सेट वाइज, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, आपको सेट वाइज हर क्वेश्चन का मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। आज सेट नंबर 4 की बारी है और इसके टोटल क्वेश्चन को टाइप करवा कर मैं अपने टेलीग्राम चैनल टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल टाइम प्लस जब सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो आएगा, उस पर मैंने डाल दिया था, अपलोड कर दिया था सुबह सुबह। आप लोग उसका प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब चलिए उसमें जो भी क्वेश्चन का डाउट आया होगा मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग देखिएगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, सेट नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 1 को। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 1 में बोला है, दो जीवाएं, यानी जीवा को ध्यान से देखिए, दो जीवाएं ए बी और ए सी, जीवाएं बोला है ए बी और ए सी। सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में आपको दो जीवा की बात किया है, दो जीवा की बात किया है और जिसका नाम था ए बी और ए सी। आपने एक ए बी, यह ए बी एक आपकी जीवा है और दूसरी जीवा आपकी ए सी है। आपने यह ए सी एक दूसरी जीवा है। वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण बनाया। तो क्रमशः कहने का मतलब कि पहले आपको नाम लिया था ए बी का, यानी ए बी जो बनाया होगा वो 90 डिग्री बनाया होगा। फिर आपको नाम लिया है ए सी का, तो ए सी जो बनाया होगा उसके केंद्र पर, सेंटर पर 150 डिग्री का बनाया, यानी आप बताओ यह इसका सेंटर है। यह ए बी जो है इसके केंद्र पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है भाई, 90 डिग्री का बनाया। और ए सी जो है इसके केंद्र पर आपको 150 डिग्री का, 150 डिग्री का बनाया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंगल बी ए सी का मान क्या होगा, यानी बी ए सी, आपसे ये एंगल का मान पूछा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं और आप इस एंगल का मान निकाल सकते हैं। इस एंगल का मान निकालने के लिए आपके पास बहुत सारा मेथड है, लेकिन उसमें से मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। वो मेथड क्या है कि अगर B और C को मिलाइएगा तो यह भी एक जीवा होगा, ये एक जीवा होगा। और आपको पता है, जैसा कि पता है आपको कि किसी भी जीवा के द्वारा ये केंद्र पर ये जो एंगल होगा, इस केंद्र पर बने हुए एंगल का हमेशा आधा उसके परिधि पर बनेगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसके वृत्त के परिधि पर, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर, ये परिधि पर बना हुआ एंगल इसके केंद्र पर बने हुए एंगल का हमेशा आधा होता है, आधा होता है। तो सबसे पहले इस एंगल का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो इस एंगल का मान आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये केंद्र है और केंद्र पर टोटल एंगल यह कितना होगा, 360 होगा, जिसमें से यह एंगल आपको 90 है और ये एंगल आपको 150 है। तो 90 और 150 को जोड़ेंगे तो 90 और 150 को जोड़ेंगे तो 240 होगा। और ये आपको पता है कि टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 में से जब 240 को घटाइएगा दोस्त तो ये आपके 120 डिग्री आएंगे, 120 डिग्री आएंगे। इसका मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये आपको 120 डिग्री होगा। तो जब ये 120 होगा तो यह जो एंगल होगा इस एंगल का आधा होगा, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसके कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। अगर ये थीटा, अगर ये 2 थीटा है तो ये आपका थीटा होगा, अगर ये 4 थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। इसको जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। तो कॉट कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है कि कॉट 30 का मान, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो कॉट 30 का मान √3 होता है और tan 60 का मान आपका √3 होता है। तो कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप तुरंत लिखिएगा कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। ये कॉट से कॉट कटेगा, वैसे कटता नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कॉट इधर आएगा तो इन्वर्स होगा और
ये इन्वर्स की वजह से ये आपका कॉट से कॉट हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और थीटा का मान जैसे ही 60 डिग्री होगा, इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा, और वैल्यू को पुट करने के पहले ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे कितना 60, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको आप लोग डायरेक्ट करना दोस्त, इसका स्क्वायर, और 2 माइनस साइन 60, थीटा के जगह पे साइन 60, थीटा का मान कितना 60, तो साइन 60 का मान √3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4, इसको भी डायरेक्ट कर दो, √3/2 का स्क्वायर आपका 3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा अगले स्टेप में, 3/4 डिवाइडेड बाई 4 दूनी का 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बटे में कितना 4। आपको पता है कि इससे कटेगा, तो ये आपका बचेगा 3 बटे में 5। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 + 4 इक्वल टू, अगर आपका 7 है तो आप चाहिएगा तो 4 + 3 इक्वल टू 7 ही होगा। इसको, इसके नंबर को चेंज करने से विथ साइन का मतलब क्या होता है, इसके आगे प्लस है तो ये आगे आएगा तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी इसके क्रम को चेंज करने से इसके जोड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू x है, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा आप प्लस tan थीटा इक्वल टू भी क्या आएगा x। अब यहाँ पे पूछ सकता है आपसे सेक थीटा का मान, आपसे पूछ सकता है tan थीटा का मान, लेकिन आपके प्रश्न में पूछा है सिर्फ tan थीटा का मान, हो सकता है कि सेक थीटा का भी मान पूछ दे। तो यहाँ से दोनों का मान निकालना बेहद आसान होता है। आप लोग को पता है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी हूँ, और आपको पता भी है दोस्त कि सेक का मान और tan का मान दोनों एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर होगा x² + 1/2x, और यहाँ पर होगा x² - 1/2x। देखिए दोस्त, इसमें भी नीचे 2x है, इसमें भी नीचे 2x है, इसमें भी ऊपर x², इसमें भी ऊपर x², यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे माइनस होगा। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पता है कि सेक और tan दोनों एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है प्लस माइनस का। तो कैसे याद रहेगा कि किसमें प्लस और किसमें माइनस, तो इसका मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया कि जिसके आगे एस का मतलब सम, और सम का मतलब क्या है जोड़, यानी जिसके आगे सम है, एस से स्टार्ट है, उसमें सम होगा, और जिसमें एक में सम होगा तो दूसरे में क्या होगा माइनस होगा। और ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। कभी कभी ये दे देगा और कभी कभी दे देगा कि सेक थीटा आप प्लस tan थीटा इक्वल टू अगर 3 दे देगा, और उस समय आपसे पूछेगा सेक थीटा का मान, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे दोस्त। आपको पता है कि सेक थीटा का मान x² प्लस 1 कितना 2x, और x का काम यहाँ पे कौन करेगा 3, और 3 का वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर, यानी इसका आंसर कौन सा जाएगा, आपसे tan का मान पूछा है तो x² - 1/2x, ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आइए देखिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ये मेन आपका यही कंसेप्ट है, इसको उतारिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिएगा, और इसको कॉपी में लिखकर उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, बार बार आपकी नज़रें इस पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भी इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप नीचे से कीजिएगा, 4 दूनी का 8 और 1 9, 4 दूनी का 8 और 1 9, और 9 बटे में कितना 4, इसको लिखिएगा। ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्त 4 - 5 बटे में 1 + 1/3 प्लस, ये देखिए ये आपका ऊपर में 1 नहीं होगा, अब 4 कहाँ जाएगा ऊपर में, तो 4 बटे में कितना 9। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 27, 27 और 4 कितना 27 4 31, यानी 31 बटे में 9। ये 9 कहाँ जाएगा दोस्त ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, तो इसको फिर सॉल्व करिएगा, 5 बटे में 1 प्लस ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 बटे में कितना 31, और ये 31 एकम 31 और 9 40, 40, तो इसको लिखिएगा आप 4 - 5 बटे में ये आपका 31 एकम 31 और 9 कितना 40, और ऊपर में कितना जाएगा 31।
अब देखिए दोस्त, ये 5 से कटेगा 5/40। अब 8 चौका 32 और 32 माइनस 31 अब बटे में 8 और 32 में से 31 जाएगा 1/8। इसका ऑप्शन जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, x² प्लस 4y² इक्वल टू 4xy। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपने इसको देखा तो आपके मन में एक बात आया कि सर यहाँ पे x² प्लस 4y² है, यानी स्क्वायर सिर्फ यहाँ पे y के ऊपर में है, 4 के ऊपर में नहीं है। तो आप इसको होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हो। और इसको कैसे तोड़िएगा? x² प्लस 2y और इसका होल स्क्वायर, और उधर वाले को इधर लाइएगा तो माइनस। इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, 2 इंटू, अब देखो इसको a और इसको b मानिए, यह a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a के जगह पे क्या होगा दोस्त? x, और b के जगह पे क्या होगा? 2y। क्या इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 4xy के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा दोस्त। 2 दूनी के 4 और xy। जब इसको ध्यान से देखिएगा तो यह a माइनस बी की होल स्क्वायर पर टूटा, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a के जगह पे कौन होगा? x और माइनस 2y और इसका क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल आपका 0 ही होता है। तो x इक्वल टू 2y और x बटे में y इक्वल टू 2/1। और आपसे पूछा है x अनुपात y का मान, यानी x अनुपात y का जो मान पूछा है x/y का मान 2/1। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भिन्न 4/9, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी भिन्न 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए जिससे भिन्न का मान 7/13 से अधिक हो जाए। देखिए दोस्त, आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वह 1 जोड़ा जाए, कि 2 जोड़ा जाए, कि 3 जोड़ा जाए, कि 4 जोड़ा जाए। आप इसमें वैल्यू को पुट करके भी आंसर दे सकते हैं, या इसका बेसिक से, बेसिक इन द सेंस कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक्यूरेट आंसर दूं, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि वह भिन्न कितना था? 4/9। उसके अंश और हर में समान संख्या जोड़ना था। छोटी सी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? तो छोटी सी छोटी संख्या मैंने x जोड़ा, ऊपर भी जोड़ा और नीचे भी जोड़ा। अब देखिए दोस्त, x वह संख्या है जिसको जोड़ा गया। हमने पहले ऐसी संख्या को जोड़ा कि जिसको जोड़ने के बाद 7/13 के बराबर आ जाए। क्वेश्चन में बोला है कि 7/13 से अधिक है। पहले वो संख्या जोड़ना चाहते हैं कि जो जिसको जोड़ने के बाद 7/13 के कम से कम बराबर है। यानी अगर आप ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर आप उसमें 2 जोड़ते हैं और वह 7/13 के बराबर आ गया, तो अब जो जोड़ेंगे 2 से ज़्यादा जोड़ेंगे ताकि 7/13 से क्या आ जाएगा? ज़्यादा आएगा। तो हमने माना कि वह संख्या x था जिसको जोड़ने पर वह 7/13 के बराबर आ जाए। अगर x का मान जो भी आएगा यानी उसको जोड़ने पर 7/13 आएगा, यानी x का मान अब 7/13 से बड़ा चाहिए था, लाना 7/13 से बड़ा लाना है। तो यहाँ पर x का मान जितना भी आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 चौका 52 आप प्लस 13x इक्वल टू 9 7 63 और प्लस 7x। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ये 52 उधर जाएगा और 7x इधर आएगा, तो ये आपका आएगा 6x इक्वल टू, और 53 में से 52 जाएगा आपका 11 घट बचेगा। x का मान 11/6। अब देखिए 11/6, यानी 11 में 6 से 12 रहता तो इसका मान 2 आता, लेकिन इसका मान 2 से क्या आएगा? कम, यानी इसका जो मान आएगा वो लेस देन 2 आएगा। इसका मान लेस देन 2 आएगा, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ेंगे, 2 से थोड़ा सा कम जोड़ेंगे तो इसका मान 7/13 आएगा, लेकिन हमको 7/13 से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मान, इसका मतलब है कि उसका जो मान है वो कितना जोड़ेंगे तो 7/13 से ज़्यादा आने लगेगा 2, यानी x का मान आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। 2 से थोड़ा सा कम जोड़ेंगे तो 7/13 के बराबर आएगा, लेकिन इससे बड़ा चाहिए तो हम किसको जोड़ देंगे? 2 को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्त, ये रेकरिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, डेसिमल के बाद आपको
संख्या है और डेसिमल के पहले आपको बार है, तो इसको तोड़िए। इसको तोड़िएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 3 + 0.36 इसके ऊपर में बार। जब इसको तोड़िएगा माइनस वाले को, तो इसमें दोनों के आगे माइनस लगेगा, -2 -0.05 और इसके ऊपर में क्या बार, +1 + 0.33 के ऊपर में बार। अब देखिए, आपको पता है कि प्लस वाले जितने भी इंटीजर हैं पूर्णांक है, उसको एक जगह जोड़िएगा। तो पूर्णांक क्या है, 3 है और 1 है। 3 और 1 को जोड़िएगा कितना, 4, और 4 में से 2 घटेगा कितना, 2, यानी ये 2 आया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंकों के ऊपर में बार है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंकों के ऊपर में बार है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंकों के ऊपर में बार है। तो प्लस वाले को प्लस करना है और माइनस वाले को माइनस करना है। अब देखिए 6 और 3 कितना, 9 और 3 और 3 कितना, 6, यानी 6 ये डेसिमल और इसके ऊपर में बार, -0.05 और इसके ऊपर में बार। अब देखिए दोस्त, 2 प्लस इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका डेसिमल 6 और 9 में से 5 जाएगा कितना, 4, ये आपका ऐसे आएगा। और इसको तो सॉल्व करना आपको पता है, इसको तोड़कर लिखे थे तो इसको जोड़कर लिखिए, तो इसको लिखिएगा 2.64 इसके ऊपर में बार। अगर इसको तोड़िएगा तो फिर इसको तोड़ सकते हैं कि 2 + 0.64 इसके ऊपर में बार, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी। अरे भाई, इसको ऐसे नहीं लिखना, मैंने बताया कि इसको ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको, इसको थोड़ी ना लिखना है दोस्त। आपका आंसर जाएगा 2.64 के ऊपर में बार। क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2 के पावर में x और 8 के पावर में 1/5 इक्वल टू 2 के पावर में 1/5। सबका बेस यहाँ पे इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब बताओ, यहाँ पे 8 है तो 8 को लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए दोस्त, 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में 3 और पावर में 1/5 है, तो 3 और पावर में 1/5 है, ये आपस में 2 के पावर में 3 के पावर में 1/5 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर को पावर के साथ गुना करेंगे। तो 3 का गुना किससे, 1 से, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2 के पावर में 3 में कितना, 5 इक्वल टू 2 के पावर में 1 में कितना, 5। जब बेस समान हो और इसके बीच में गुना का संबंध हो तो पावर आपस में प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर में x + 3 में कितना, 5 इक्वल टू 2 के पावर में 1 में कितना, 5। यहाँ से बेस कट जाएगा, चूँकि दोनों का बेस बराबर था, तो यहाँ पे लिखिएगा x + 3/5 इक्वल टू 1/5। आपको निकालना किसका मान है, x का मान पूछा है, x का मान क्या याद करें, तो 3/5 को उधर भेजेगा तो 1/5 माइनस 3/5। अब यहाँ पे 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 1 - 3, जिसको सॉल्व करेंगे तो -2/5 आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त आप ही बताइए, अरे बोलो यार, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जैसे क्लास में बोलते हो वैसे कैमरा पर भी बोलिए, आप अपने मोबाइल पर भी बोलिए, आप अपने कमेंट्स पर भी बोलिए, क्योंकि आपका कमेंट्स ही मुझे एनर्जी देगा दोस्त। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए दोस्त, शेयर कीजिए पूरा वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान से देखिए दोस्त, वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मैं बोलूँगा कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 का वर्गमूल कितना, 2। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या, 3 आएगा। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोला जा सकता है कि 4 अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका जो गुणनखंड आएगा, जो फैक्टर आएंगे, वो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे वो जोड़ा के रूप में होना चाहिए, यानी पेयर के रूप में। पेयर मतलब समझते हैं ना दोस्त, जैसे शादी के बाद आप पेयर में हो जाइएगा, जोड़ा में हो जाइएगा। जोड़ा का मतलब दूगों का जोड़ा होता है, अकेले का जोड़ा नहीं बनता है। अभी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप जोड़े में नहीं है, लेकिन जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन के बाद आपके घर पे इतने ना शादी करने के लिए इतने ना अगुआ आएंगे कि आप जोड़ा में बनने के लिए, समझ ही रहे, आप आगे नहीं बोलेंगे दोस्त, आगे देखते हैं बोर्ड पर। पहले नौकरी तो लो यार,
4। अब देखिए 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने क्या 2। अब बताइए यहाँ पर ये पेयर में है कि नहीं है? अगर ये पेयर में है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पेयर में नहीं होता, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मैं तोड़ूंगा 8 को, तो 8 को लिखने का तरीका है, 8 को जब तोड़िएगा तो ये आपका 2 गुने 2 गुने 2। अब बताइए ये 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने तोड़ा तो ये जोड़ा बना, लेकिन हई बेचारा जोड़ा नहीं बना, इसलिए यह आपको प्राइम फैक्टर ये आपको पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो इसमें और एगो 2 से गुना करेंगे तो ये भी बेचारा जोड़ा बन जाएगा, और तब जाके तो जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी कीजिएगा, तो 2 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो 8 दूनी का क्या 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4। यानी आपके दिमाग में बातें आ गई होंगी कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर होंगे वो जोड़ा के रूप में होने चाहिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है सीखा जाए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले तीनों संख्याओं से जब विभाजित होने वाली संख्या है तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे। तो आपने 21, 36 और 66 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कि और कम से कम 2 संख्या जरूर कटे। तो यहाँ पे आप 2 लीजिएगा, ये 21 नहीं कटेगा, लेकिन 36 कटेगा कितना बार में 18, और ये आपका 33। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या लीजिएगा दोस्त 3 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, तो 3 लीजिएगा तो 3 7 21 और 3 6 18 और ये 11। अब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 6, ये 6 और 7 आएगा, तो 6 को लिखने का तरीका 2 गुने 3 7 गुने 11। अरे भाई इसी 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोनों का मान। तो अब यहाँ पे देखो दोस्त ये और ये जोड़ा के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, पेयर बनेगा। ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ये और ये भी जोड़ा के रूप में है, लेकिन आप बताइए जोड़ा के रूप में कौन नहीं है 7 और 11। तो इसको जोड़ा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इस 7 को जोड़ा बनाना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे कितना से गुना करें 7 से, तो ये भी जोड़ा बन गया। अब बताइए 11 बेचारा अकेले टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है, तो इसको भी जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बन जा रे भाई, जल्दी से जॉब ले ले और तू भी जोड़ा बन जा। यदि 11 ये भी आपको जोड़ा बन गया। अब बताइए ये अब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो आप बताइए पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए आपने एक्स्ट्रा कितना से गुना किया 7 गुने 11 से। तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 3 6 दूनी 12 3 36 और 36 गुने 7 और गुने 11 गुने 7 गुने 11, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा इसका मान आएगा 2,13,444। ऑप्शन नंबर 2,13,000 यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा 2,13,444। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त तो इसका मान आएगा 2,13,444, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वह 21, 36 और 66 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है लॉग का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। मैं आपको एक दिन लॉग पूरे आधे 1 घंटे का वीडियो में बना के अपलोड करूंगा। आप पूरे लॉग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि log 8 माइनस log 4, आपको पता होना चाहिए कि log a माइनस log b, इसका कॉन्सेप्ट होता है log a बाई b। इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में है कि log 8 माइनस log 4, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log 8 बटे में 4 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं log 12 बटे में 6। और देखिए 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12, ये आपका आएगा log 2 और ये आपका log 2 आएगा, log 2 आएगा। और जब इसको कटाइएगा तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इस संख्या में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर का मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाना। यानी 7 का जो भी स्थानीय मान होगा और 3 का जो भी स्थानीय मान होगा उसके बीच का अंतर क्या होगा उसी को बताना है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है वो किस पोजीशन पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले पोजीशन पे है। तो यहाँ पे लिखिएगा 7 और इसके पीछे कितने जीरो 3 जीरो। और आप बताइए 3 जो है वो दहाई स्थान पर है, यानी यहाँ पे लिखिएगा 3
और एक जीरो, और इसका अंतर लीजिएगा तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये जीरो में से 3 नहीं जाएगा तो आगे से हासिल लेगा, बेचारा ये खुद जीरो है तो ये इससे हासिल लेगा, तो ये इससे हासिल लेगा तो ये 6 और ये 10, ये बेचारा इसको देगा तो ये आपका 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा कितना 7, और ये बेचारा 9 है और ये बेचारा 6 है, यानी 6970। अरे इसको तो घटाने आपको आता है, मैं तो जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन बता दिया, ये आप इसको कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, यानी 6970, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइए देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह बड़ी सी बड़ी प्राकृत संख्या, वह बड़ी सी बड़ी प्राकृत संख्या जो 3 क्रमागत सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन दिए गए हैं। प्राकृत संख्या का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनती की संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। यानी आप बताइए वह बड़ी सी बड़ी प्राकृत संख्या को बताना है जो कि लगातार 3 सम संख्याओं, लगातार 3 सम संख्या, किसी भी 3 सम संख्या से नहीं, लगातार 3 सम संख्याओं से आपको कटना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी पहली संख्या 2 है सम, दूसरी कितना 4 और तीसरी कितना 6, तो 2 चौका 8, 8 छक 48, यानी वह संख्या आपको किससे कटना चाहिए 48, यानी वह संख्या कितना होना चाहिए 48, जो कि 2 से भी कटता, 4 से भी कटता और 6 से भी कटता। इसका आंसर 48 जाता, लेकिन आप बताइए क्या 48 सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है? नहीं, आपसे बोला है कि बड़ी सी बड़ी संख्या और ऑप्शन में दे दिया है 96। तो चूंकि आपको पता है कि 48 का डबल 48 का जो मल्टीपल होगा वो 96 होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जाएगा 96। अगर 96 नहीं होता, इसका यहाँ पे आपको 12 होता, तो इसका आंसर क्या जाता 48 जाता, लेकिन 96 होने की वजह से इसका आंसर देंगे कितना 96। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 13 के लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है, किससे? इससे। अब देखिए दोस्त, ये आपका a है और ये आपका b है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगर ये आपका x है और ये आपका y है, अगर x जो है y से 6 अधिक है, इसका मतलब कि y जो है अधिक है किससे? x से अधिक है दोस्त, इसका मतलब इसके बीच का जो भी जितना भी अधिक होगा वहीं उसके बीच का अंतर होगा, गैप होगा। अगर ये y जो है x से कम है तो इसके बीच का गैप ही उसका अंतर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है, तो 6 अधिक है, इसका मतलब कि इस दोनों के बीच का अंतर कितने का होना चाहिए 6। तो कौन अधिक है दोस्त? a माइनस बी किससे अधिक है? c प्लस डी से। तो a माइनस बी में से c प्लस डी को घटाएंगे तो घटाइएगा तो ये दोनों माइनस होगा और इक्वल टू कितना आना चाहिए 6। ये क्वेश्चन नंबर कितना 1। फिर बोला है a प्लस बी c माइनस डी से 3 कम है, किससे कम है? इससे कम है, इससे कम ये है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना का आना चाहिए 3 आना चाहिए। और अंतर वही होगा जितना ज़्यादा या जितना कम होगा। यानी आप बताइए c माइनस डी और माइनस a माइनस बी इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन नंबर 2। और ऐसी इक्वेशन को तो आप लोग बचपन में कितने बार सॉल्व किए हैं दोस्त? 1-2 बार, बहुत बार सॉल्व किए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। यानी यहाँ पर आपको पता है कि इसको सॉल्व करते समय माइनस करना है, तो ये c के आगे प्लस है तो ये क्या माइनस, माइनस है तो क्या प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो क्या माइनस। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कट जाएगा, ये प्लस डी दोस्त, ये प्लस डी और ये माइनस डी कटेगा। उसके बाद क्या कटेगा आपका ये b, सॉरी ये आपका माइनस बी और ये आपका प्लस बी, क्योंकि बी के नीचे क्या है प्लस कटेगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर प्लस ए और यहाँ पर ए का साइन क्या है प्लस ए, यानी 2a माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा 3। अच्छा बताइए यहाँ से क्या कॉमन होगा 2, तो a माइनस सी इक्वल टू 3/2, जिसका मान आएगा 1.5। ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत 50 पाया गया। यानी आपको औसत जो पाया गया
ध्यान से देखिए दोस्त, कितना पाया गया, एवरेज जो पाया गया कितना पाया गया, 50। यह पता चला कि, पता क्या चला, आइए सीखते हैं। यह पता चला कि एक विद्यार्थी 48 के बदले में, 48 के बदले यानी इसके बदले 84 पढ़ लिया था, 84 पढ़ा गया था। यानी आपको लेना चाहिए था 48, लेकिन ले लिया था कितना, 84। यानी आप बताइए कितना ज़्यादा लिया कि कम लिया, ज़्यादा ले लिया था, और ज़्यादा लेने की वजह से इसका औसत कितना आया, 50 है। लेकिन आपको एक्चुअल में लेना चाहिए था 48। सोचिए कि 84 लिया तो औसत 50 आया, अगर 48 ही लेता, सही ही लेता, तो इसका औसत 50 से क्या होता, कम होता। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जब भी गलती से ले ले, ज़्यादा ले ले तो क्या करेंगे, कम ले ले तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका अंतर निकालिएगा। तो 84 में से 48 जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे घटा लीजिए। आप बताओ 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14, 14 में से 8 जाएगा कितना, 6। फिर ये 7 में से 4 जाएगा कितना, 3, और ये 36 आया, इसका जो अंतर है वो 36 आया, 36 आया दोस्त। यानी वो 36 क्या ले लिया था, ज़्यादा ले लिया था, उसको लेना चाहिए था क्या, कम। अच्छा बताइए 36 को कितने भागों में बांटेंगे, कितने विद्यार्थी थे, 5। जितने भी विद्यार्थी होंगे उतने भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं से भाग देना। यानी 5 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 5 7 35 और 5 दूनी का 10। ध्यान से देखिए दोस्त, 7.2 आपने ज़्यादा लिया था, अब उसको कम लेना है, तो कम लीजिएगा, तो यहाँ पे 7.2 को माइनस कीजिएगा, और 50 में से अगर 7 जाता, देखिए दोस्त स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 50 में से 7 जाता तो 43 बचता, लेकिन 0.2 और घटाएंगे, 43 नहीं और 42.8, यानी ये आपका बचेगा 42.8। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही कम लिया होता तो उसको क्या करते, प्लस करते, ज़्यादा लेगा माइनस करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 21 और 55 के बीच सभी आभास संख्याओं का औसत है। अच्छा 21 से लेकर 55 के बीच में सभी आभास संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आभास संख्या बोलते किसको है। इसको मैंने बार बार समझाने की कोशिश किया और बताया भी और बताऊंगा भी। आभाज्य संख्या होते हैं वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और स्वयं से, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में बराबर नहीं होने का मतलब कि एक और वो संख्या आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1 नहीं होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 जो होगा वह 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन आपसे बोला है कि 21 और 55 के बीच में, तो 21 के बाद देखिए और 55 के पहले देखिए, तो 22 आपको आभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है 23। उसके बाद अब चूंकि औसत निकालना है, तो औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, तो सभी आभाज्य संख्याओं का योग, तो 23 के बाद क्या है 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आपको आभाज्य संख्या है। 30 भी नहीं होगा, 31 होगा। उसके बाद 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34। लड़का बोलेगा 33 होगा, अरे नहीं रे भाई, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 3 33, यानी 33 34 35 36 37 होगा। उसके बाद 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 होगा। 41 के बाद क्या होगा 43 के बाद 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, अब क्या होगा 47। उसके बाद 48 आपको आभाज्य संख्या नहीं है, 49 भी नहीं है क्योंकि 7 7 49, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 आपको आभाज्य संख्या है, 53। उसके बाद आपको 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, यानी इतनी आभाज्य संख्याएं थे और इसका औसत निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे औसत निकालने के लिए यहाँ पे संख्याओं की जरूरत पड़ता है। सॉरी, मैं ये बोलना चाहता था कि सभी आभाज्य संख्याओं का योग बटे सभी आभाज्य संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी कितना से भाग देंगे 8 से भाग देंगे। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आपको जोड़िएगा तो 3 7 3 10 10 3 13 1 14 14 7 14 7 21 21 1 22 22 9 31 और 31 और 3 31 और 3 34 की क्या है 4, हाथ में लगा 3। अब देखिए दोस्त, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 2 27 और 27 और 3 30, यानी 304 अब बटे में 8।
ये आपको पता है कि 8 से कटेगा और 8 से कटेगा 8 3 का 24, 24 6 और 6 और 4 64, 8 8 64, यानी इसका औसत कितना जाएगा 38 जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको, अच्छा, एम की आयु, किसकी आयु दोस्त, एम की आयु, एम की आयु आपको 60 वर्ष है। एम की आयु आपको कितना वर्ष है, 60 वर्ष है। आर जो है, ध्यान से देखिएगा, आपको लंबा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है दोस्त। आर एम से 5 वर्ष छोटा है। जो आर है वह एम से 5 वर्ष छोटा है, यानी कितना छोटा करने का मतलब कितना, 55 साल होगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद बोला है और भी से 4 वर्ष बड़ा है। आर जो है एम से 5 वर्ष छोटा है और बी से 4 वर्ष ये बड़ा है। तो अगर ये 4 वर्ष बड़ा होगा तो बी जो है 4 वर्ष छोटा होगा, तो इसका वैल्यू कितना, 51। उसके बाद क्या बोला है, भी का सबसे छोटा भाई बी है और वह बी से 6 वर्ष छोटा है। सबसे छोटा भाई कौन है, बी, और वह बी से 6 वर्ष छोटा है। तो जब इसमें से 6 वर्ष घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है एम और बी के आयु में कितने का अंतर होगा। एम और बी के आयु, एम का आयु कितना 60 और बी का आयु कितना 45, इसके बीच का अंतर पूछा है और इसके बीच का अंतर कितने का आएगा, 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 और 100, क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा। 1 और 100 के बीच अंक 3 जो है, 3 जो अंक है वह कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है, वह संख्या जिसमें 3 वह आएगा वह 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी उसमें 3 आएगा और वह 3 से विभाजित नहीं होगा। वह संख्या कितने बार आएगा, 1 से लेकर 100 तक में। तो सबसे पहले बात है कि आप 3 की विभाज्यता की पहचान आपको आनी चाहिए, तभी ना आप बता पाओगे कोई संख्या देंगे तो ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर अंकों का योग, अगर मैं बोलूँ कि 123 आपको 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप इसमें भागा नहीं दीजिए दोस्त, आप इसके अंकों को जोड़िए। 3 और 2 कितना 5 और 5 और 1 कितना 6। इसको जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा, अगर वो संख्या 3 से पूरा कट जाए तो वह पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, यानी 123 जो होगा वह 3 से कटेगा। अगर मैं बोलूँगा कि 425 ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको जोड़िए। 5 2 7, 7 4 11, जो 11 आया वो 11 में 3 से भागा नहीं लगेगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। आप समझिएगा दोस्त, हमको लेना है 1 से लेकर 100 तक। तो आप बताओ जिसमें 3 हो तो 3 कहाँ आएगा, 3 पर आएगा। तो बताइए 3 जो है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है, और वो संख्या नहीं लेना है जो कि 3 से विभाज्य हो, जो विभाजित नहीं हो उसी को लेना है दोस्त। तो आप बताओ 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 बस कहाँ दिखेगा, 3 पर दिखेगा। उसके बाद 10 से लेकर 20 तक में कहाँ दिखेगा, 13 में 3 आया। अरे ये संख्या 13 है, इसमें 3 आया कि नहीं आया, आया। अब इसको देखिए कि 3 और 1 कितना 4, जोड़ने पर 4 आया, ये 3 से नहीं कटेगा। 13 के बाद अब 3 कहाँ पे आएगा, 20 तक में कहीं नहीं आएगा। अब 20 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 29 तक में 3 कहाँ आएगा, 23 में आएगा दोस्त, 23 में। और आप बताइए जो 23 जो है यह 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यह 23 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग कितना 5, यह 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर 30 में लूँगा, 30 29 के बाद 30 जैसे ही बढ़ेंगे तो 30 में अंकों का योग कितना 3 आएगा। 3 + 0 0 नहीं होगा रे बेवकूफ़ भाई, 3 और 0 कितना 3 होगा। कुछ लोग कमेंट्स में कर रहे हैं कि 3 + 0 0 होगा, नहीं दोस्त, 3 और 0 कितना 3 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 से कटेगा। इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। तो 30 के बाद 31, यहीं पे अब लगातार 3 आएगा। 31 जो होगा वह 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 1 कितना 4। 32 ये भी 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 2 5। अब बताओ 33 कट जाएगा, 34 नहीं कटेगा। उसके बाद 35 ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 3 8, 3 से नहीं कटेगा। 36 कट जाएगा 3 से, 37 नहीं कटेगा, 38 नहीं कटेगा, 39 3 से कटेगा,
40 में तो 3 है ये नहीं है, 41 में 3 नहीं है, 42 में नहीं है, अब कहाँ आएगा 43। तो 43 में जो आएंगे अंकों का योग वो 7 आएंगे, ये 3 से नहीं कटेगा। अब 43 के बाद सीधे कहाँ आएगा 53। 53 अरे उसके बीच में कहाँ कोई 3 आएगा, नहीं आएगा। 43, 44, 45, 46 सोचिए ना आप, नहीं आएगा। 53 के बाद कितना 63। 63 जो होगा 3 से कटेगा, क्योंकि 63 जो इसके अंकों का योग कितना 9 और ये कट जाएगा दोस्त, तो 63 नहीं लेंगे। उसके बाद 73 कीड़ा परेशान कर रहा है दोस्त। 73 उसके बाद 83 उसके बाद आपको 93 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 कितना 12, ये आपको नहीं लेंगे दोस्त। तो 93 नहीं लेंगे और 100 तक ही लेना था, तो यहाँ पे 83 तक ही जाएगा। 83 के बाद आपको जो 3 आएगा वो 93 पर आएगा, लेकिन वो 93 3 से कटेगा, इसलिए मैंने 93 को नहीं लिया। यानी इतनी ही संख्या आएंगे जो कि 3 से विभाजित नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या है 3 है। तब इसको काउंट कर लीजिए दोस्त। काउंट कैसे करेंगे, अब इसको काउंट करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल संख्या 3, जिसमें 3 आया और 3 से विभाज्य नहीं है वो कितने संख्याएं हैं 12। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त, यहाँ पे आपको चेक करना ही पड़ेगा, ऐसे लिखकर चेक करना ही पड़ेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन के साइज को देखकर मत डरिएगा। x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, जब x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जब x में 2 कम किया जाए और y में 2 की वृद्धि किया जाए तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है, रेशियो। तो आप बताइए x में 2 कम किया जाए, कम करने का मतलब क्या माइनस, और y में 2 की वृद्धि किया जाए तो इसका अनुपात 2:1 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x - 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त, तो 2y आप प्लस कितना 4। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो x - 2y इक्वल टू, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, और 4 और 2 कितना 6, इक्वेशन नंबर आपका 1। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला है उसको पढ़िएगा आगे आराम से, हिम्मत मत हारिए दोस्त। क्वेश्चन बड़ा देखकर, क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब आसान है। आगे बढ़ते हैं। x में 2 की वृद्धि की जाती है। अब इस बार बोला है x में 2 की वृद्धि। अब इस बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यानी x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 की कमी की जाती है, 2 की कमी की जाती है, तो इन दोनों का अनुपात 3:1 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 इक्वल टू 3y - 6, और इसको x - 3y इक्वल टू, ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो -8, इक्वेशन नंबर क्या 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको पता है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप ऐसा कीजिए ना, इसको ऐसा कीजिए कि इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, 1 में से 2 को घटा लीजिए, तो 1 में से 2 को घटाइएगा तो x - 2y इक्वल टू आपका 6, और यहाँ पर x - 3y इक्वल टू आपका -8। ये इसको माइनस कीजिएगा तो आपको पता है दोस्त, आपको क्या पता है कि जब माइनस कीजिएगा तो इसके नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो क्या प्लस, ये कटेगा और ये +3y और ये -2y, यहाँ से y आएगा और 8 6 कितना 14, और जब y का मान 14 आ गया तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा। आप देखिए दोस्त यहाँ पे y का वैल्यू 14 दूनी का 28 -28, और जब -28 उधर जाएगा तो 28 उधर प्लस में जाएगा, तो 28 और 6 34, तो x का मान आएगा 34। x समान कितना आएगा दोस्त 34। आपसे क्या पूछा है x - y का मान क्या होगा, तो x - y का मान 34 - 14, और 34 में से 14 घटेगा आपको 20 आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। आप लोग बचपन में कितनी बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़े हैं और ऐसे क्वेश्चन को कितने बार आपने सॉल्व किया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% लाभ पर बेचता है। देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना 100,
और वह 20% के लाभ पर बेचेगा। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या, प्लस में बेचना। तो 100 रुपये के सामान को अगर 20% के लाभ पर बेचेगा, ये 100 रुपया नहीं 100 यूनिट है, और जब 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 यूनिट। दोस्तों ये रुपया नहीं यूनिट है, तो 120 यूनिट में वह क्या करेगा, बेचेगा। यह क्या है, इसका सीपी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य में खरीदा होता, अब 100 में नहीं खरीद कर 10% कम में खरीदा होता, कम का मतलब क्या, माइनस, तो 100 का 10% आपका 10 आएगा, और कम में खरीदने का मतलब कितना, 90, यानी खरीदा होता। ये आपका सेकेंड सीपी है, ये फर्स्ट सीपी है और ये सेकेंड सीपी। और आपको बोला है कि 105 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी जो भी पहले बेच रहा था उससे 105 रुपया अधिक। अब ये ऐसा मत कीजिएगा कि 120 में 105 जोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपका यूनिट है, और वह बोला है कि 105 रुपया अधिक में बेचा होता। अधिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्लस होता है, तो उसको 35% का लाभ होता। 35% का लाभ होने का मतलब अब वस्तु को 135% पर बेचेगा। अगर 20% का लाभ होने का मतलब 120% पर बेचेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 35% का लाभ होता, तो 90 का यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 90 का 135%, यानी ये कट नीचे 0, 2 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10, 5 7 35, और ये 5 दूनी का 10, ये आपका 27 गुने 9, 9 7 63, और 9 7 63 के 3, और हाथ में लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, यानी आपको यहाँ पे 243 बटे में 2, और जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये आएंगे 1 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, और 2 एकम 2 दशमलव 5, 121.5। ये आपको यूनिट में बेचता। जब आपने 90 का 135% निकाला तो 243 बटे 2 रुपया आया, 2 यूनिट आया, और इसको जब डेसिमल में बदला तो 121.5 यूनिट। ये रुपया नहीं है दोस्त, ये यूनिट है। ये 100 यूनिट है, ये 90 यूनिट है, ये इतना यूनिट है। लेकिन आप बताइए शुरू में कितने में बेचा है, 120 यूनिट में, अब कितने में, 121.5 यूनिट में। आपसे मैं पूछूंगा कि 120 और 121.5 के बीच में कितने ज़्यादा में बेचा है, कितने ज़्यादा में, तो आप बोलिएगा कि 1.5 यानी 1.5 यूनिट ज़्यादा में बेचा है। इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्त, ये 1.5 यूनिट ज़्यादा में बेचा है, यानी 1.5 यानी 3/2 यूनिट ज़्यादा में बेचा है। लेकिन प्रश्न में बोला है 105 यूनिट, 105 रुपया ज़्यादा में बेचा है दोस्त। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिएगा, और 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो आपको पता है कि ऊपर ऊपर कटता है, 3 से कटेगा, 3 का 9, 3 5 15, और ये 2 से 2 35 दूनी का, अरे देखो दोस्त 2 ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 35 दूनी का कितना, 70, और ये 105 रुपया था, तो यहाँ भी आपको रुपया होगा, यानी 1 यूनिट का मान 170 रुपया। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर बैंक का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रारंभिक सीपी क्या होगा, उसके बाद पूछता कि दूसरा सीपी क्या होगा, प्रारंभिक एसपी क्या होता, अंतिम एसपी क्या होता। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान जब 70 मालूम है तो कितने भी यूनिट का मान पूछेगा आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्त। तो आपसे पूछा है कि मेज का क्रेमुल कितना, 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 70 रुपया, तो 100 यूनिट का मान 100 गुने 70 यानी कितना, 7000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका पूछता तो 1 यूनिट का मान 70, तो 90 यूनिट का मान 90 गुने 70। अगर इसका पूछता तो 120 गुने 70, किसी का भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डालियाँ बनाती है। आपको पता है M1, ये कंसेप्ट पता है, M1 D1 H1 बटे में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2 ये कंसेप्ट आपको पता है। जहाँ पे M का मतलब मैन, आदमी, D का मतलब दिनों की संख्या, H का मतलब घंटों का मान, और W1 का मतलब वर्क, और W1 का मतलब वेजेस मतलब क्या, मजदूरी, उसको कितना रुपया मजदूरी मिलता है। अब इसमें से जिसका मान देगा उसको रखेंगे, और जिसका मान पूछेगा उसको मान लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है 8 महिलाएं, तो 8 महिला, आदमी के जगह पे कितना महिला, 8 महिला, कितने घंटे कार्य करके, 10 घंटे। तो यह घंटे के जगह पे मैंने 10 घंटा लिखा, पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, बात बराबर है। और कितने दिनों में, 6 दिनों में।
आप बताइए कितने डालियाँ बीनता है? 100 डालियाँ। वर्ग कितना करता है? 100 गो डाली बीनता है। ये बराबर होगा। अब बोला कितनी महिलाएं, नहीं मालूम है कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं, मैंने मान लिया x महिलाएं। 8 घंटे समय के, घंटा की जगह पे 8, 12 दिनों में 200 डालियाँ, 200 डालियों को बनाना है तो कितनी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगा? यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, 100 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 6, और देखिए बराबर के दोनों तरफ ऊपर ऊपर कटते हैं तो यहाँ से 6 से 6 कटेगा और 8 से 8 कटेगा, तो x का मान आया 10। यानी वो महिलाओं की संख्या अब कितनी होनी चाहिए? 10। अगर 10 को महिला रहेगी तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में 200 डालियाँ बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पाइप टंकी का क्वेश्चन है दोस्त। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः इतने मिनट और इतने मिनट में, यानी पाइप ए जो है 37.1/2, जब इसको तोड़िएगा तो 37 दूनी का 74, 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 पाइप है, एक पाइप आपका ए है और दूसरा पाइप बी है। ये आपको 75/2 मिनट और ये आपको 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया गया तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 75/2 और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1। जब भी आपको बट्टा का भिन्न का आप एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 75 और 45 का एलसीएम 225 आएगा, यानी यहाँ पर आपने लिखा 225। इस टंकी में टोटल पानी कितना आ सकता है? 225 यूनिट, और 225 यूनिट को इतने मिनट में भरेगा। तो एक ही क्षमता आपको पता है, इसकी क्षमता निकालने के लिए इस 225 में टोटल इसके आयतन में, पानी के आयतन में इसके समय से भाग दीजिएगा तो 225 में 75/2 से जब भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा, भाग दे दीजिए दोस्त, 225 बटे में 75/2, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये आपको पता है दोस्त कि ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, तो 3 दूनी का कितना? 6, यानी यहाँ पे 6 आएगा, और जब 225 में 45 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। 5 बार में कटता है तो ये 5 आएगा। यानी आपको पता चल गया कि पाइप ए की क्षमता कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट क्षमता का मतलब होता है 1 मिनट में वो कितना भरेगा? 6 भरेगा। और पाइप बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 5। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाएगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आधे घंटे में टंकी को भरना है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया होगा? आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। और पाइप बी को बंद करना है, यानी पाइप ए को बंद नहीं करना है, यानी पाइप ए 30 मिनट तक पूरा चला होगा। तो ए जो है 1 मिनट में कितना? 6 चलता है, तो 30 मिनट में 6 गुने 30 आपको कितना भरेगा? 180। यानी पाइप ए जो भरा वह 180 भरेगा 30 मिनट में। यानी पाइप ए आपको बंद नहीं करना है, 30 मिनट तक पूरा पाइप ए चलेगा, तो 180 भरेगा। 225 में से 180 भर देगा तो आपको पता है कि कितना भरना है? 45, और 45 ही भरना है। 225 में से 30 मिनट अगर ए चलता है तो कितना भरेगा? 180। तो 180 को माइनस कीजिएगा तो आप बताओ यहाँ पे अगर 180 में से 225 में से अगर 180 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 45। अब इस 45 को बी कितना देर खुला रहे कि भर देगा? तो आपसे बी का समय पूछा है, कितना देर बी का समय पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर में जितना भरना है और जिसके द्वारा भरना है, तो कितना भरना है? 45 भरना है। और किसके द्वारा भरना है? बी के द्वारा भरना है, पाइप बी के द्वारा। तो बी की क्षमता कितना? 5, और जब इसमें भाग दीजिएगा तो 5 9 45, यानी कितने देर बाद बंद किया गया होगा? 9 मिनट बाद। यानी 9 मिनट बाद पाइप बी को ही बंद कर दिया गया, 9वें मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा, लेकिन ए कितना देर चला होगा? 30 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको जब भी वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेगा तो वर्ग की त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और जब वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की बात करेगा तो अंतर्वृत्त ये आपका होगा और परिवृत्त होगा तो ये आपके इसके चारों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, मैं एडवांस मैथ में पढ़ाता हूँ मेंसुरेशन में, कि जब वर्ग की बात किया जाएगा या आयत की बात किया जाएगा और अंतर्वृत्त की बात किया जाएगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात किया जाएगा, यानी
स्मॉल आर की बात किया जाएगा तो इसकी छोटी भुजा, अगर आयत होगा तो छोटी भुजा और वर्ग होगा भी तो छोटी भुजा, और इसमें वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होता है तो सभी भुजाएं बराबर होंगे, तो इसका आर स्मॉल आर का मान होगा a/2। अगर यही आयत होता तो छोटी भुजा का आधा, और आयत में छोटी भुजा क्या होगा, चौड़ाई होगा, यानी चौड़ाई का आधा उस अंतर्वृत्त की, आयत के अंदर अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता। अगर इसके परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते तो आयत हो चाहे वर्ग हो, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो उसके विकर्ण का आधा, तो विकर्ण आप बताइए, वर्ग के अंदर विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a विकर्ण होगा और इसका क्या आधा। सबसे पहले R/R निकालते हैं तो a/2 अनुपात √2a/2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा, यानी ये आपका आएगा R अनुपात R = 1/√2, ये आपका आया। और जब इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या R और कैपिटल बाह्य वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बाह्य को बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1/√2 आ गया, तब इसके क्षेत्रफल का पूछेगा मान, वृत्त के क्षेत्रफल, तब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², और इसका अनुपात पूछा है, तो πr², इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, अगले वाले में लगा देते हैं R²/R²। अब इसमें भी पाई और इसमें भी पाई रहेगा तो कट जाएगा, तो इसका मान आएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, ये आपका, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्त, अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्त, ये आपका मेंस्ट्रुएशन का ही क्वेश्चन है। दो गोले आपको स्फीयर, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, स्फीयर, इसको सर्कल बोलते हैं, अगर ऐसे बना दिया तो सर्कल, लेकिन इसको बोलेंगे गोला। अगर दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, और आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो दो गोला है तो दोनों की त्रिज्याएं आपको समान नहीं होगा, तो इसके पृष्ठ अगर समान होता तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान होते, लेकिन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 है, इसका मतलब इसकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। कोई बात नहीं दोस्त, तो 4πr² R1² और 4πr2², इसका मान दिया है 4:9। अब देखिए दोस्त, आपको पता है कि 4π से 4π कटेगा, यानी आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे R1² और R2² का मान 4:9। तो जब आपको इसके रेडियस के स्क्वायर का मान 4:9 मालूम है, तो इसके रेडियस को निकाल लीजिए, R1 अनुपात क्या R2, सब में वर्गमूल लीजिए, तो R1 का वर्गमूल लीजिएगा तो R1, R2² का वर्गमूल कितना R2, और 4 का वर्गमूल कितना 2, और 9 का वर्गमूल कितना 3, यानी इसका मान आपका आ गया R1 अनुपात R2 का मान 2:3 आया। अब आपसे पूछा है इसके आयतन, और आपको पता है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, 4/3 कांस्टेंट टर्म, पाई भी कांस्टेंट टर्म, r³, यानी अगर दो गोला है तो R1³ और R2³, और अनुपात पूछा है, यानी आप बताओ यहाँ पर R1³ अनुपात R2³, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी 4/3π, इसमें भी 4/3π कट जाएगा तो बचेगा यही, तो इसके आयतन का अनुपात 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आइए देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तदनुसार वो अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में हो जाती है। अब देखिए 3 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माना कि वो धनराशि क्या था 1, कितने वर्षों में दोस्त 3 वर्षों में, कितनी गुना हो जाती है 3 गुना। वह मूल राशि कितने समय में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, यह 3 गुना है और 9 गुना होना है, तो जितना गुना ये 9 गुना है ना, तो इसको भी 3 के टर्म में कोशिश करते हैं बनाने के लिए। अब देखो 3 गुना हुआ है तो इसके पावर में कितना है 1, तो इसका समय निकालना होगा, टाइम निकालना होगा ना कि कितना समय में होगा, तो ये 3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना समय 3 साल। अगर ये 9 गुना हुआ है तो इसको लिखने का तरीका होगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर में क्या है 2, और इसी समय से गुना करेंगे, यानी 3 दूनी का 6 साल। ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि कितने समय में 27 गुना हो जाएगा, तो 27 गुना होने के लिए आप बताइए दोस्त 3 का क्या बोलो क्यूब, तो समय निकालना है, तो समय निकालना है कितने समय में, वह 3 वर्षों में 3 गुना होता है, तो कितने समय में वह 27 गुना हो जाएगा, तो इस 3 का गुना
इसके पावर से करेंगे तो तितिरी का 9 यानी 9 वर्षों में दोस्त। चलिए दोस्त, आपके 24 क्वेश्चन थे, मैंने 24 क्वेश्चन का डिस्कशन दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों के बीच में, अपने सारे मित्र जितने भी लोग हैं, अपने रिलेटिव के बीच में इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी बिहार सचिवालय के इस स्टेट को बना सके और सारे कॉन्सेप्ट को समझ सके। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।